स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन। किसी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को अगर हम लोग डाइल्यूट करेंगे, किसी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को अगर हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो उस डाइल्यूशन से कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी उस सोल्यूशन का चेंज होगा। तो वो चेंज कैसा होगा, इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, ये सब देखना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस। अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को या फिर इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूट करना मतलब क्या, उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो हमने ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था जिसका वॉल्यूम था सपोज कर लो 100 मिलीलीटर। ठीक है, उस टाइम पे इसका कुछ कंडक्टेंस होगा, है ना। लेकिन हमने इसको बाद में क्या कर दिया, इसमें वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने से इसका वॉल्यूम कर दिया हमने अभी कितना, 150 ml या फिर 200 ml पकड़ लो, है ना। वॉल्यूम क्या कर दिया हमने, 200 ml कर दिया। तो अब ये कॉपर सल्फेट, ये भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, बस ये 100 में हमने और 100 ml वाटर डाला होगा तो 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन हो गया होगा। तो अभी यहाँ पे जो कंडक्टेंस था, यहाँ पे जो कंडक्टेंस है अभी, तो क्या चेंजेस आया होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ ना कंडक्टेंस डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है। कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगा, कंडक्टेंस कैसे चेंज होगा, है ना। मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगा जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तब। ठीक है, चलो नोट्स में सब चीज़ लिखा हुआ है, नोट्स निकाल कर बैठो, जो टॉपिक एक्स्ट्रा लगेगा उसको लिख लेना, है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस कैसे चेंज करेगा। उसके पहले ये बात तो पता होगा, है ना, कि इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का होगा। क्या क्या, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये तो पता ही है ना, एग्जाम्पल बताना होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या एग्जाम्पल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सॉल्ट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल क्या होता है, वीक एसिड, वीक बेसिस। वीक एसिड एसिटिक एसिड, वीक बेस क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल NH4OH, है ना। तो ये वीक एसिड एंड वीक बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टेंस का जो वेरिएशन हो रहा है ऑन डाइल्यूशन, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा। पैरेलली वी विल डिस्कस फॉर बोथ द केसेस, राइट। एक बात हमने आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास 11 के आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, क्या, Ka इक्वल्स टू अल्फा सी अल्फा स्क्वायर, याद आ रहा है क्या, Ka इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। व्हाट वाज Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये C क्या था, कंसंट्रेशन। अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो दिस वाज व्हाट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। अगर ये कांस्टेंट है ना तो C एन अल्फा का क्या रिलेशन आएगा, C एन अल्फा का क्या रिलेशन आएगा बताओ, C एन अल्फा का रिलेशन इनवर्स रिलेशन ऐसा कुछ आएगा, है ना। अगर ये कांस्टेंट है हटा दो तो C एन अल्फा का क्या इनवर्स रिलेशन आएगा। इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन, एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर कम होता गया, अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अल्फा क्या होगा, ज़्यादा होगा। व्हाट वाज अल्फा, याद है क्या, अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन, इसको हम लोग अल्फा बोलते थे। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा क्या होता है, मच लेस देन 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा बहुत कम होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट तो पता है ना, चलो मैं बता दे रहा हूं फिर से एक बार। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब वो कितना आयनाइज होता है, कितना डिसोसिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक NaCl लिया हमने, हाँ, हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया। NaCl कितना लिया हमने, मान लो
हमने 100 मॉलिक्यूल लिया है, मोल के टर्म में मैं अभी नहीं समझा रहा हूं, समझो 100 मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है, या फिर हाँ 100 मॉलिक्यूल ही समझो। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 100 का ऑलमोस्ट 100 का 100 मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज होगा इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस में, Na प्लस में एंड Cl माइनस आयन। 100 NaCl molecules will produce 100 Na plus ion and 100 Cl minus। कब होगा ये? जब ये NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तब, जब ये NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तब। अगर मान लो अगर ये वीक होता, मान लो सपोज कर लो, NaCl का एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो अगर ये वीक होता तो क्या होता? अच्छा वीक छोड़ो, NaCl छोड़ दो, कोई और एग्जांपल ले लो, सपोज कर लो NH4OH लिया है ना, इसका भी कितना लिया हमने? 100 मॉलिक्यूल लिया, 100 मॉलिक्यूल ले लिया है ना। तो इसको जब एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे ना तो इसका हो सकता है 5 मॉलिक्यूल, ओनली 5 मॉलिक्यूल विल गेट आयोनाइज इनटू आयंस। बाद बाकी का जो 95 मॉलिक्यूल्स है NH4OH का, दिस विल रिमेन अनडिसोसिएटेड, वो NH4OH के फॉर्म में ही रह जाएगा। बट जो 5 मॉलिक्यूल है वही NH4 प्लस एंड OH माइनस के इस तरह से आयंस में डिसोसिएट होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज व्हाट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका देखो हमने 100 लिया था तो आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट 100 का 100 मतलब हो सकता है 99.99 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ, मतलब हम लोग उसको कंसिडर करते हैं क्या, ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा NaCl जितना था सारा आयनाइज हो गया, डिसोसिएट हो गया। दैट्स वाई अल्फा मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कितना आयोनाइजेशन हुआ। अगर परसेंटेज के टर्म में बोलेंगे तो वी विल कॉल इट एज अल्फा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 100%, है ना। लेकिन अगर ये परसेंट में बोला तो 100 कंसिडर करना पड़ता है, लेकिन अगर आउट ऑफ 1 बोलेंगे तो अल्फा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, है ना। परसेंटेज के लिए 100 बोलेंगे, है ना, अगर 1 आउट ऑफ 1 बोलना होगा तो 1 होगा, ठीक है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा अल्फा, जरा बताना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आउट ऑफ 100 ओनली 5 मॉलिक्यूल्स हैज dissociated, only 5 molecules have dissociated, so alpha will be what 5%, right? Alpha will be what 5%। अगर बोलता 3 molecules dissociate हुआ तो अल्फा क्या होता? 3%, राइट। लेकिन अगर इसको आउट ऑफ 1 के टर्म में बोलोगे तो अल्फा विल बी व्हाट 0.05, अल्फा विल बी 0.05 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड 0.05 इज मच लेस देन 1, राइट, जो हमने बोला था यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ में आया व्हाट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो व्हाट वी नो इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा इज मच लेस देन 1, राइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, अगर हमने डाइल्यूट किया सॉल्यूशन को, वाटर डाला, सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, मतलब वाटर डालने से क्या होगा, सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, सो कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो अल्फा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जो 5% था अल्फा, हो सकता है अभी वो 20% हो जाए, हो सकता है वो 50% हो जाए, है ना। आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल पहले 5 मॉलिक्यूल आयोनाइज होता था, जब हमने डाइल्यूट कर दिया, वाटर डाला तो उसका अल्फा इंक्रीज हो गया। अब 5% से इंक्रीज होकर के कितना हो गया, 20% हो गया। फर्स्ट से 20% छोड़ो 50% हो गया, हमने ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया तो कितना हो गया, 50% हो गया। 50% मतलब अभी 50 मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा, तो उतना ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होगा, है ना। तो NH4OH पहले कितना आयोनाइज होता था, ओनली 5 मॉलिक्यूल, लेकिन जब हमने डाइल्यूट कर दिया, मतलब कंसंट्रेशन कम कर दिया, एंड कंसंट्रेशन एंड अल्फा का रिलेशन क्या है, इनवर्स, तो अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्फा अब 5% की जगह, मतलब 5
जो मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा था उसकी जगह पे 50 NH4OH का मॉलिक्यूल विल आयोनाइज, मतलब यहाँ पे 50 NH4 प्लस आयन मिलेगा एंड 50 OH माइनस का आयंस मिलेगा। एकदम कॉन्सेप्ट समझो, एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन जब हमने डाइल्यूट नहीं किया था, शुरू में क्या था, ओनली 5 मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहा था, मतलब हमारे पास 5 आयंस था अमोनिया का एंड 5 OH माइनस आयन था। तो टोटल कितना था, 10 आयंस था। अभी कितना आयंस हो गया जब डाइल्यूट किया हमने, तो 50 कैटायन 50 एनायन, मतलब 100 आयंस हो गया हमारे पास। अब बताओ कहाँ पे, जहाँ पे जितना ज़्यादा आयंस होगा, यहाँ ज़्यादा आयंस है ना, तो यहाँ जितना ज़्यादा आयंस होगा उसका कंडक्टेंस क्या होगा, उतना हाई होगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। अगर ये कब हो रहा है, जब डाइल्यूट कर रहे हैं, तो अल्फा इंक्रीज होगा। अल्फा इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस जो है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, कंडक्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। और ये इंक्रीमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये जो इंक्रीमेंट होता है कंडक्टेंस का बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ 10 आयन, कहाँ पे पहले क्या था, ओनली 10 आयंस were responsible for the conductance. After dilution we are getting 100 आयंस। सो ये 100 आयंस कितना ज़्यादा हो गया, 90 आयंस ज़्यादा हो गया। ये सारा चीज़ मैं वैल्यू जो है एक आर्बिट्रेरी वैल्यू बोल रहा समझाने के लिए, ठीक है। तो 100 आयंस हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा आयंस अभी प्रोड्यूस हुआ, तो कंडक्टेंस भी काफ़ी इंक्रीज करेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो रीज़न क्या लिखोगे, तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है, देख लो। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड द इंक्रीमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट यू विल राइट। तो क्या लिखोगे, ऑन डाइल्यूशन concentration decreases, alpha which is degree of dissociation increases, that's why conductance increases. So main thing is this one, alpha increases, degree of dissociation increases. क्लियर है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का तुम लोग गेस करो क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का भी कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम लोग डाइल्यूट करेंगे, मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, तो अल्फा क्या होगा, ज़्यादा होगा। पहले वाले जो हमने किया था ना, कंसंट्रेशन कम हो रहा था तो अल्फा इंक्रीज करेगा। अरे अब यहाँ पे अल्फा तो ऑलरेडी क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, अल्फा इज ऑलमोस्ट 100%, मतलब अल्फा इज ऑलमोस्ट 1, मतलब अगर हमने 100 NaCl का मॉलिक्यूल लिया है तो 100 का ऑलमोस्ट 100 पूरा का पूरा ही आयोनाइज हो गया, ये पूरा का पूरा ही आयोनाइज हो गया। तो अभी बचा क्या, अल्फा इंक्रीज क्या होगा, अल्फा में इंक्रीमेंट होगा ही क्या, कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिकली अगर देखो तो अल्फा में इंक्रीमेंट विल बी नेग्लिजिबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाई, बिकॉज अल्फा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू पे ही होता है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ increment in the alpha in case of strong electrolytes when we dilute the strong electrolytes, right? So what will happen in this case, कंडक्टेंस क्या होगा यहाँ पे, तो सर यहाँ पे भी कंडक्टेंस लेकिन इंक्रीज होता है। अगर हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो यहाँ पे भी कंडक्टेंस जो है दैट विल इंक्रीज, कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। बट रीजन इसका क्या है, हमने क्या बोला था 100 NaCl का मॉलिक्यूल लिया है ना, तो ये पूरा आयोनाइज हो गया है 100 Na+ आयन में एंड 100 Cl- आयन में। तो ये हमारा सॉल्यूशन था पहले, अभी बिफोर डाइल्यूशन, दिस वाज बिफोर डाइल्यूशन। मैं छोटे से जगह में बता रहा हूँ, थोड़ा देखो, ये इतना वॉल्यूम था, 100 Na+ मिला हमारे पास एंड 100 Cl- मिला। अब हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने पे हमारा वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, हमारा वॉल्यूम क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। अभी इसमें कितना आयंस है, अभी भी इसमें 100 Na+ ही है ना एंड 100 Cl- है, क्योंकि तो पूरा का पूरा आयोनाइज हो पहले ही हो गया था, अब क्या अलग सा हो जाएगा, है ना। तो कंडक्टेंस फिर भी इंक्रीज कर रहा है, कैसे, तो यहाँ पे जो 100 Na+ था, Cl- था, इन दोनों के बीच में एक
ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटर आयनिक इंटरैक्शन आएगा, इंटर आयनिक इंटरैक्शन आएगा। तो ये जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है ना, वाटर डालने से, ज़्यादा डालने से पहले क्या था, इस छोटे से वॉल्यूम में Na+Cl- करीब करीब में था, अट्रैक्शन ज़्यादा था। लेकिन जैसे वाटर डाला, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना, बहुत हाई होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जो ऑपोजिट चार्जेस है, आयंस है, उसको सेपरेट करना है ना। मतलब NaCl है, इसको आयंस को ज़्यादा सेपरेट कर देना, आयंस में डिसोसिएट कर देना और इनको दूर कर देना। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से जो Na+ है, Cl- है, इसके बीच के जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है उसको क्या कर देगा, कम हो जाएगा। मतलब इस सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में अगर हम लोग इंटर आयनिक अट्रैक्शन देखेंगे तो यहाँ पे इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जहां पे डाइल्यूट किया हुआ सोल्यूशन है वहां पे इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, हाँ, कम हो जाएगा। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन जब कम हो गया, दैट मीन्स क्या, ये दोनों अट्रैक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये फ्री है, ये फ्री है इन कंपैरिजन टू दिस सिचुएशन, है ना। तो डाइल्यूटेड कंडीशन में जब आयंस फ्री है, अट्रैक्शन कम एक्सपीरियंस कर रहा है, इन दैट केस आयंस विल मूव मोर फ्रीली इन कंपेयर टू दिस सिचुएशन, है ना। तो यहाँ पे आयंस का मोबिलिटी ज्यादा है यहां से, दैट्स वाई यहाँ पे मोबिलिटी ज्यादा है। सो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इस केस में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ज्यादा हो जाएगा ऑन डाइल्यूशन। सो व्हाट इज द रीजन what is the reason of increasing conductance in case of strong electrolytes? When strong electrolytes is diluted, then what happens is, only the reason you have to write in the notes is that the inter ionic attraction becomes weaker. That's why the ions can move more freely. So due to increased mobility of ions, the conductance of strong electrolytes increases on dilution. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग हमने समझ लिया है, दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ लिया। क्या कि कंडक्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्यों इंक्रीज हो रहा है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्यों इंक्रीज होगा। अच्छा, एक और बात, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टेंस है उसका रीजन क्या बताया था, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो रहा है, बिकॉज अल्फा इंक्रीज कर जा रहा है। तो वहां पे जो कंडक्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट दोनों में ही होगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इंक्रीमेंट जो है वो ज्यादा होगा, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा तो चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि आयंस तो उतने ही है, अल्फा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऑलमोस्ट 1 ही होता है, तो 1 ही रहेगा। हाँ, इंटर आयनिक अट्रैक्शन वीक हो रहा है, मोबिलिटी बढ़ रहा है, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन ये जो कंडक्टेंस बढ़ेगा वो उतना भी नहीं बढ़ेगा जितना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज होता था। सो इंक्रीमेंट ऑफ कंडक्टेंस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज वेरी लेस देन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये बात नोट करने वाला था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस हो गया ना, अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, राइट, ऑन डाइल्यूशन, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। तो सबसे पहले ये तो बताओ व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, कप्पा। बताओ कप्पा क्या होगा, व्हाट इज कंडक्टिविटी, ये नोट्स निकालो, देखो व्हाट इज कंडक्टिविटी। कप्पा इक्वल्स टू कंडक्टेंस L/A। तो ये जब हम लोग 1 सेंटीमीटर अपार्ट और एरिया क्या लेते हैं 1, तो ये पूरा जो आ जाता है उसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट होता था 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 मिलीलीटर। मतलब अगर ये 1 लिया, ये 1 लिया, तो कप्पा विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस। सो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, so conductivity is equal to conductance of
1 सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर बोलो ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1 मिलीलीटर का मतलब 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, राइट। अच्छा, हम लोग फिर से इसके लिए भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, है ना, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। शुरू में हमारे पास इतना वॉल्यूम था, डाइल्यूट किया वीक इलेक्ट्रोलाइट को तो वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, यहां पे सपोज कर लो जो नंबर ऑफ आयंस था, इलेक्ट्रोलाइटिक जो आयंस था, यहां पे भी नंबर ऑफ आयंस तो उतना ही होगा ना इस पूरे में, सिर्फ चेंज क्या है वाटर का, यहां पे वाटर ऐड किया तो जाकर के ये बन गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां के 1 मिलीलीटर में, सपोज कर लीजिए 1 मिलीलीटर में, 1 मिलीलीटर में जितना आयंस होगा, यहां के 1 मिलीलीटर में क्या उतना ही आयंस होगा? ये सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है ना, ये डाइल्यूटेड है, तो इस पूरे में मान लो यहां पे इस पूरे में 10 आयंस है, तो इतने बड़े में यहां पे भी 10 आयंस ही होगा ना। तो इसका अगर 1 ml लेंगे तो मान लो अगर यहां पे 1 ml में 4 आयंस आता है, तो इसके 1 ml में कितना होगा? 4 तो नहीं होगा ना, थोड़ा कम ही होगा, 3 होगा, 2 आयंस हो सकता है। इसके 1 ml में कितना होगा? अगर हमने 1 ml लिया तो उसमें हो सकता है 4 आयंस आए, बट इसके 1 ml में कितना होगा? दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 4 आयंस, 2 आयंस आएगा, है ना। तो अब बताओ 1 ml में 4 आयंस, यहां पे 1 ml सॉल्यूशन में डाइल्यूटेड कंडीशन में 1 ml में 2 आयंस, तो इस 1 मिलीलीटर में 4 आयन है और डाइल्यूट करने के बाद 1 मिलीलीटर में 2 आयन है। अब बताओ नंबर ऑफ आयंस ज्यादा कहां पे है? यहां पे है। तो जैसे डाइल्यूट किया हमने तो पर ml नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस, पर ml number of ion decreases than the previous case. That's why conductivity क्या होगा? Conductivity decreases on dilution. Conductivity decreases on dilution and same thing will happen in case of strong electrolytes also. यहाँ पे weak electrolyte strong electrolyte करके अलग सा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी number of ions per milliliter of the solution will decrease. When number of ions will decrease, so conductivity will also decrease, right? तो ये दोनों बेसिक चीज था समझाने के लिए मोलर कंडक्टिविटी का कैसे वेरिएशन होता है डाइल्यूशन पे। मेनली एग्जाम में मोलर कंडक्टिविटी ही बोलता है, लेकिन तुमने ये अगर समझ लिया तो मोलर कंडक्टिविटी समझने में बहुत ही कम टाइम लगने वाला है और कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा तुमको। चलो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी। जो मेन टॉपिक है क्या? वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसे हो रहा है डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो पहले व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी ये तो पढ़ लो, पढ़ लिया ना, नोट्स में था ना मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के जितने वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी, राइट। उस आयंस का जो कंडक्टिविटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर। मतलब जितने मिलीलीटर में 1 मोल आयंस का होगा, 1 मोल आयंस होगा, उस वॉल्यूम के कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? बोलो। K इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी था ना। अच्छा अब बताओ, एक चीज बताओ,
अगर हमने डाइल्यूशन किया, ऑन डाइल्यूशन व्हाट हैपेंस, ऑन डाइल्यूशन डाइल्यूट करने पे मोलैरिटी क्या होता है, मतलब मोलैरिटी इज कंसंट्रेशन ना, मोलैरिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब मोलैरिटी कम हो गया तो लैम्डा एम क्या होना चाहिए था इसके रिस्पेक्ट में, लैम्डा एम इंक्रीजेस बिकॉज दीज आर व्हाट, इनवर्सली रिलेटेड। तो when we dilute an electrolytic solution, so concentration decreases, and concentration and lambda m means molar conductivity, they are in inverse relation, so lambda m will increase. Molarity decreases means concentration decreases, so lambda m will increase. But there is one more factor, there is one more term, K, kappa, conductivity. We know that on dilution conductivity decreases. थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, conductivity decreases. When conductivity decreases, then what will happen to this one, molar conductivity and conductivity, these are in direct relation. So अगर हम लोग इस वाले को कंसिडर करेंगे, so when K decreases means kappa decreases, मतलब conductivity decreases, lambda m will increase, नहीं, लैम्डा एम विल डिक्रीज। ध्यान दो यहां पे, लैम्डा एम विल डिक्रीज, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। डाइल्यूट किया तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में इसको इंक्रीज करना चाहिए था। डाइल्यूट किया तो ये भी कम होता है, तो ये कम होना चाहिए था। तो इन दोनों में से ये वाला जो फैक्टर है ये ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है, ये ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, हम लोग इसको ही कंसिडर करेंगे। दैट्स वाई व्हाट वी विल से इज दैट ऑन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन, दैट मीन्स मोलैरिटी डिक्रीजेस, दैट्स वाई लैम्डा एम विल इंक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। ठीक है, ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, so lambda m मतलब molar conductivity increases for both weak electrolyte and as well as for strong electrolyte, दोनों के लिए ही यही होगा। ठीक है, बट एक बात यहां पे ध्यान देने वाला है, क्या, इंक्रीमेंट तो दोनों में ही होगा, बट जो मोलर कंडक्टिविटी का इंक्रीमेंट होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी डाइल्यूट करोगे तो लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, बट वो इंक्रीमेंट उतना ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। ये बात याद रखना है। सो इस बेसिस पे भी, लैम्डा एम के इंक्रीमेंट के इस बेसिस पे भी वी कैन डिफाइन वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अच्छा, उसके पहले एक बात ये जान जाओ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल कभी भूलना नहीं है। क्या बोल रहा था, भूल गया। अच्छा खैर, एक बात ये अब देख लो थोड़ा, हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इंक्रीमेंट होगा बहुत ज्यादा होगा मोलर कंडक्टिविटी का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, बट वो इंक्रीमेंट उतना ज्यादा नहीं होगा। हाँ, इंक्रीमेंट होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिहेवियर वी कैन डिफाइन वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट? तो व्हेन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, जब कंसंट्रेशन कम होगा तो लैम्डा एम इंक्रीजेस रैपिडली, बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। सच इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अभी बताया, फिर से एक बार समझो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा? दोज इलेक्ट्रोलाइट्स द कंसंट्रेशन ऑफ हुज ऑन डिक्रीजेस, मतलब अगर हमने कंसंट्रेशन डिक्रीज किया वैसे इलेक्ट्रोलाइट का जिसमें कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से लैम्डा एम इंक्रीजेस बट वेरी स्लाइटली, उतना ज़्यादा नहीं होगा। उस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट को व्हाट वी विल कॉल इज, वी कॉल इट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल तो पता है ही तुम लोगों को, ठीक है।
और तुम लोग को रीज़न भी पता है कि क्यों इसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा है, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बहुत इंक्रीज कर जाता है, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा प्रैक्टिकली रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि अल्फा तो मैक्सिमम होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा बहुत इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। दैट्स व्हाई व्हेन नंबर ऑफ आयंस, दीज आर द चार्ज कैरियर्स, ions are the charge carriers in electrolytic solution. When number of ions increases, number of charge carrier increases, that's why क्या होगा, इसका जो मोलर कंडक्टिविटी है बहुत हाई होगा। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा रिमेन्स अनचेंज प्रैक्टिकली बिकॉज अल्फा इज एट its maximum value. So what will happen, why here molar conductivity increases? Due to weakening of interionic attraction. Yes, ठीक है, तो क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड में चले जाएंगे जो कि एक्सपेरिमेंटल डेटा है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला क्या कि डाइल्यूट करने पे कंसंट्रेशन कम किया हमने तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगा, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल मेथड से, है ना। अच्छा लग रहा है ना, अब इजी है ये। अब देखो अभी थोड़ा और अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, चीज को समझोगे। पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अलग अलग पढ़ते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग ग्राफिकल कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैसे करेंगे। पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो डिफरेंट केमिस्ट ने क्या किया था, इसके रिलेशन को फाइंड किया था और लैम्डा एम का रिलेशन एक कंसंट्रेशन के रूट ओवर कंसंट्रेशन के साथ अगर प्लॉट किया गया, कंसंट्रेशन को कम किया गया मतलब डाइल्यूट करता गया तो लैम्डा एम का वैल्यू क्या वो बढ़ता गया। इसको कम करते गए हम लोग, कम करेंगे मतलब क्या, उधर से इधर आएंगे ना, यहाँ 0 1 2 3 4 है ना, तो उधर से इधर आएंगे, मतलब कंसंट्रेशन कम करेंगे तो लैम्डा एम क्या होगा, नीचे से ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, देखो तो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ लाइन आने का चांसेस है ना। देखो हमने कंसंट्रेशन को कम किया, कंसंट्रेशन 2 पॉइंट को, देखो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको, नहीं इतना ज़रूरत नहीं है, चलो 2 पॉइंट को पकड़ते हैं, इसको और इसको पकड़ते हैं। तो देखो हम लोग इस पॉइंट को पहले बात करते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या था, ये वाला कंसंट्रेशन था ना, तो इसी पॉइंट पे लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी क्या था, ये मोलर कंडक्टिविटी था ना, ठीक है। सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ा रहा हूँ मैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा वीडियो ऑन है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ा रहा हूँ। इस पॉइंट के बारे में समझ में आया, इतना कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी ये है, ठीक है। अभी इस पॉइंट की बात करो, यहाँ पे हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को कम कर दिया। देखो कंसंट्रेशन कम हुआ ना, पहले इतना था, अभी कंसंट्रेशन कम हुआ। तो कंसंट्रेशन जब कम होगा तो लैम्डा एम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखो अभी लैम्डा एम क्या, इस पॉइंट पे हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से है ना, ये वाला लैम्डा, ये वाला पॉइंट, ये वाला है ना, लैम्डा एम ये है, क्लियर। तो लैम्डा एम इंक्रीमेंट है, लैम्डा एम में इंक्रीमेंट है, देख लो। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ये रहा, बढ़ गया। किस कंसंट्रेशन पे, इस ये वाले कंसंट्रेशन पे। फिर से एक बार समझो, हाँ मैं एक बार ना फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा समझना। इस वाले टॉपिक में बहुत स्टूडेंट्स को डाउट आया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ये जो ग्राफ था, हम लोग इसको ग्राफ को थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, अगर हमने लैम्डा एम के वैल्यूज़ को डिफरेंट कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन पे हमने प्लॉट किया तो एक बहुत सिंपल सा कर्व मिलेगा, क्या कि अगर हमने कंसंट्रेशन कम किया तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा। इसको कम करना मतलब लेफ्ट साइड में आना, ये बढ़ेगा मतलब ऊपर जाएगा, है ना।
मतलब कुछ ग्राफ हमें एक ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा ऐसा, ठीक है। अगर हमने 2 पॉइंट को कंसिडर किया, इसको देखो एंड ये वाले पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ ये वाला कंसंट्रेशन है, और इसी पॉइंट पे मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ये, ठीक है। तो इतने कंसंट्रेशन पे ये मोलर कंडक्टिविटी है। अब हमने कंसंट्रेशन को कम करके इतना ही किया, कंसंट्रेशन कम हो गया ना, तो मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, तो देखो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गया, मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीमेंट। तो इतने से इंक्रीमेंट हुआ, ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। और हमको पता भी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ, मतलब कंसंट्रेशन कम करने पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं, इसलिए थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ। अगर हम लोग इसको एक्स्ट्रापोलेटिंग करेंगे, इस कर्व को, इस स्ट्रेट लाइन को अगर एक्स्ट्रापोलेटिंग करेंगे, मान लो इधर पीछे से अगर हम लोग एक्स्ट्रापोलेटिंग करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा ना ग्राफ यहाँ पे, और ये पॉइंट मतलब कंसंट्रेशन क्या है इस पॉइंट पे, कंसंट्रेशन क्या है इस पॉइंट पे, 0, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूट होगा ही ना उसमें, तो कंसंट्रेशन 0 नहीं होगा। फिर भी हमने उसको आर्बिट्रेरली इमेजिनरी मान लिया कि अगर ये ग्राफ को हम लोग एक्सटेंड करते, एक्स्ट्रापोलेटिंग करते अगर इस ग्राफ को हम लोग, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट होता है ना, और ये जो होता मतलब कंसंट्रेशन जब 0 होता, कंसंट्रेशन जब 0 हो जाता, कंसंट्रेशन 0 कब होता, जब हम लोग उसको बहुत डाइल्यूट करते, बहुत मतलब कितना, इनफाइनाइट डाइल्यूट करते। कंसंट्रेशन कब 0 होगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आया? तो अगर हमने कंसंट्रेशन को 0 कर दिया, ये क्या हो रहा है मेरा, कंसंट्रेशन 0 कर दिया मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन 0 हो जाने से क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो यहां पे मिलेगा, मतलब उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो ये वाला होगा ना, यहां से यहां तक ये वाला, ये होगा ना इतना वैल्यू, और ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा मोलर कंडक्टिविटी का, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन इज 0, मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन इज 0, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी उसी को बोलते हैं। देखो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो भी बोलो तुम इसको, इस पॉइंट को या तो तुम लैम्डा m नॉट बोल सकते हो, लैम्डा m इंफिनिटी बोल सकते हो, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल सकते हो, कुछ भी इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एक बात समझने वाला ये है क्या कि ये हमने जस्ट इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया कि हाँ जिस तरह से ये वेरिएशन आ रहा है, तो अगर इस पॉइंट पे आता, मतलब जब कंसंट्रेशन 0 हो जाता, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, कंसंट्रेशन कब 0 होता, जब हम लोग उसको बहुत डाइल्यूट करते, दैट मीन्स ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा m सबसे मैक्सिमम होता और वो इस पॉइंट पे होता। सो ये जो तुमको ग्राफ दिख रहा है, ये जो कर्व दिख रहा है, दिस इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्ट्रेट लाइन के y एक्सिस में क्या है, लैम्डा m, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, y एक्सिस पे क्या है, लैम्डा m, ठीक है। व्हाट इज c, c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ये c कहां पे, y इंटरसेप्ट यहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू क्या है, लैम्डा m नॉट बोला ना, इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा m नॉट, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लैम्डा m नॉट प्लस x की जगह पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ c, m की जगह में, m जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, यहाँ पे स्लोप देखो बहुत कम है स्लोप, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं है ना, ये देखो ऐसा होता है तो स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप देखो ऐसा है, कुछ फ्लैटन टाइप का है, स्ट्रेट लाइन फ्लैटन टाइप का है ना। अच्छा स्लोप क्या है, लेकिन एक बात और गौर करो, स्लोप जो है नेगेटिव है। अगर ऐसा कुछ होता स्लोप, मान लो ऐसा होता, तो ये दिस इज पॉजिटिव स्लोप, ये नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव स्लोप, मतलब जो m होगा यहाँ पे, m का जो भी वैल्यू होगा दैट विल बी नेगेटिव, है ना, दिस विल बी व्हाट, नेगेटिव। क्लियर है ना। तो ये नेगेटिव स्लोप है,
और स्लोप को हम लोग एक बात बोलते हैं ए बोलते थे, कांस्टेंट टर्म दे देते हैं ए, स्लोप को एक कांस्टेंट टर्म दे देते हैं व्हाट ए। तो इसको लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टर्म्स को समझो। व्हाट इज लैम्डा एम, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी at any concentration, molar conductivity. What is lambda m naught, this is also molar conductivity, molar conductivity at infinite dilution, molar conductivity at infinite dilution, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, at infinite dilution, molar conductivity at infinite dilution, और molar conductivity when concentration approaches zero, when concentration approaches zero. What is C, what is square root of C, बताओ क्या है, that is concentration है ना। अच्छा, ये वाला C अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है ना, ये y इंटरसेप्ट है, ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, इसके साथ इसको ये नहीं करो। What is it, this is a constant, this is a constant। ठीक है, ये दो चीज़ पे डिपेंड करते हैं। देखो नोट्स में लिखा है क्या क्या चीज़ पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। ए इज अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कैसा सॉल्वेंट का नेचर है, कितना विस्कस है, कितना उसका डेंसिटी क्या है, एंड टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे हमने उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को रखा है, उस पर डिपेंड करेगा। एक और बात जानने वाली बात ये है, नोट्स में पढ़ लोगे, देखो लिखा होगा, ये जो ए जो है इट डिपेंड्स ऑन द चार्जेस ऑन कैटायंस एंड एनायंस। ये किस पे डिपेंड करता है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो चार्जेस है, चार्जेस ऑन कैटायंस एंड चार्जेस ऑन एनायंस पे है। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसका चार्जेस ऑफ कैटायंस एंड चार्जेस ऑफ एनायन ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर सेम, द वैल्यू ऑफ ए फॉर बोथ द सॉल्यूशन विल बी सेम। ये नोट्स में लिखा है, देख लेना। ये जो इक्वेशन आया था, ये ग्राफ को प्लॉट करने के बाद जो आया था इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डी बाई हक्केल-ऑन-सैगर इक्वेशन, डी बाई हक्केल-ऑन-सैगर इक्वेशन, और ये क्या है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये जो था हमारा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने इस तरह से ग्राफ को प्लॉट किया था अकॉर्डिंग टू डी बाई हक्केल-ऑन-सैगर इक्वेशन। ठीक है, जहां पे हमने क्या इसमें सीखा, जस्ट इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो यहाँ पे जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, दैट मीन्स ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, तब जो वैल्यू आएगा मोलर कंडक्टिविटी का, दैट विल बी द हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एंड दैट इज कॉल्ड लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इन्फिनिटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वॉट एवर यू से, है ना। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन दिख ही रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का हमने ये तो स्ट्रेट लाइन है ही ना, तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पे फिट करेगा। y एक्सिस पे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी लिख दिया y एक्सिस पे, x पे क्या है, x की जगह पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ c लिख दिया, कंसंट्रेशन टर्म को लिख दिया, एंड व्हाट इज c, दिस इज y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट ये वाला है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या बोल रहे थे, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोल रहे थे, लैम्डा m नॉट लिख दिया, c की जगह में लैम्डा m नॉट, एंड m क्या है, दैट इज स्लोप, स्लोप 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 नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, दैट्स वाई नेगेटिव, और वैल्यू कुछ एक कांस्टेंट दे दिया a। इसको रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज डी बाई हक्केल-ऑन-सैगर इक्वेशन। ठीक है, गौर करना, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे नहीं है, तो फ्लैटन टाइप का है। इसका मतलब ये हो रहा है कि कंसंट्रेशन हम अगर चेंज कर रहे हैं ना, तो मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू में उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता था। अब देखो थोड़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कर्व देखोगे ना, तो डिफरेंस समझ में आएगा तुमको। अब बोलोगे सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैसा कर्व आएगा, तो देखो देखो थोड़ा ड्रॉ कर रहे, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी अगर हमने इस तरह का ग्राफ ड्रॉ किया बिटवीन लैम्डा एम एंड स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, हमें एक ऐसा कर्व मिलेगा, हमें एक ऐसा कर्व मिलेगा। गौर करो, यहाँ पे एक पॉइंट को लो और इस जगह पे एक पॉइंट को लो। ठीक है, दो पॉइंट को हमने लिया। ये किसके लिए अभी हम लोग कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग वेरिएशन पढ़ेंगे, किसका, लैम्डा एम का ऑन डाइल्यूशन,
द वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम ऑन डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहले से एक बात पता है क्या, अगर हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो लैम्डा एम का जो वैल्यू आएगा वो इंक्रीज तो करेगा, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। तो इस पॉइंट को देखते हैं हम लोग। इस पॉइंट पे अगर कंसंट्रेशन क्या है, ये कंसंट्रेशन है, ये वाला कंसंट्रेशन है ना। इस पॉइंट पे लैम्डा एम का वैल्यू कितना है, बस इतना सा, ये वाला। इस पॉइंट पे मतलब हमने कंसंट्रेशन को कम किया, कंसंट्रेशन को कम किया, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन कम हो गया ना, तो लैम्डा एम का वैल्यू देखो इतना ज़्यादा हो गया, तो इंक्रीमेंट दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा है। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में डाइल्यूट करेंगे तो लैम्डा एम का वैल्यू इंक्रीजेज रैपिडली। और ये कहाँ पे जाकर के कंसंट्रेशन जीरो होगा, ये कहाँ पे जाकर के कंसंट्रेशन जीरो होगा, ये इंक्रीमेंट इतना स्टीपली इंक्रीमेंट होता है, इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है कि हम लोग इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस जगह पे जाकर के कंसंट्रेशन जीरो होगा और किस जगह पे जाकर के वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस को टच करेगा। हम लोग इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस जगह पे जाएगा। तो वो हम लोग ये जो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वी कैन नॉट यूज Debye-Hückel-Onsager इक्वेशन। फिर से एक बार सुनो, ये जो इंक्रीमेंट है इन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम विथ कंसंट्रेशन, मतलब डाइल्यूट करने पे लैम्डा एम का वैल्यू इतना रैपिडली इंक्रीज करता है कि ये कहाँ पे जाकर के वाई एक्सिस को टच करेगा ये हमें भी नहीं पता है। तो हम लोग अगर हम लोग निकालेंगे भी कोई तो वो वैल्यू क्या आएगा, इनकरेक्ट होगा। इसलिए हम लोग वहाँ पे, लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग, एक मिनट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या किया था, जस्ट ऐसा एक हमारे पास आया था स्ट्रेट लाइन, हमने इसको पीछे एक्स्ट्रापोलेट करके एक गेस किया था कि हाँ ये जिस तरह से जो रेट है इंक्रीमेंट का कहीं ना कहीं यहीं पे जाकर के कटेगा, और हम लोग इसको वाई इंटरसेप्ट पकड़ के इसको ही हम लोग जीरो कंसंट्रेशन पे इसको लैम्डा एम नॉट पकड़ लिए थे। बट इस केस में ये इतना स्टीपली इंक्रीज कर रहा है, तुम कहाँ सोचोगे ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, नहीं सोच सकते हैं, है ना। और कंसंट्रेशन इतना ही कम हो जाता है ऊपर जाकर के कि हम लोग उसको सोच ही नहीं, और जो वैल्यू आएगा वो इनकरेक्ट आएगा अकॉर्डिंग टू Debye-Hückel-Onsager इक्वेशन। सो फॉर दैट रीजन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैल्यू इनकरेक्ट आने की वजह से हम लोग Debye-Onsager इक्वेशन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट Debye-Hückel-Onsager इक्वेशन से नहीं कर सकते हैं। वो किसके लिए, वो किससे करेंगे तब, वो हम लोग करेंगे कॉलरस लॉ, कॉलरस लॉ। तो वो हम लोग किससे करेंगे, कॉलरस लॉ से। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज, ये जो हम लोग फाइंड करते हैं, इज फाउंड बाय कॉलरस लॉ। ठीक है। अच्छा एक और बात, कॉलरस लॉ ना लेकिन स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो है ही, और कॉलरस लॉ से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ये बात याद रखना, कॉलरस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो है ही, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी फाइंड करेंगे तो रिजल्ट्स सेम आता है Debye-Hückel-Onsager इक्वेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग वाले का। लेकिन वीक के लिए ओनली हम लोग कॉलरस लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज कॉलरस लॉ? अब ये कॉलरस लॉ क्या है तो नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, उसको पढ़ लो नोट्स में। कॉलरस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड करने के लिए है ना, नोट्स में पढ़ लिया ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पे एक बात होता है क्या, आयोनाइजेशन तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का बढ़ ही जाता है, आयोनाइजेशन बढ़ता जाता है क्योंकि अल्फा बढ़ता जाता है, तो आयोनाइजेशन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बढ़ता जाएगा। और एक और बात होगा क्या, इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन है ना वो एकदम नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जितने सारे आयंस है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे
जितने सारे आयंस है, सारे आयंस का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी। फिर से एक बार समझो, अगर हमने डाइल्यूट करते गए, हमने डाइल्यूट किया और डाइल्यूट करते करते एकदम इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया हमने, उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे तो अल्फा इंक्रीज करता जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ता जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन इतना ही कम हो जाता है और डाइल्यूशन इतना ही ज़्यादा हो जाता है कि जो आयंस है, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस है, इनके बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाता है और मोलर कंडक्टिविटी में सारे आयंस का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। तो वही कॉलरस लॉ क्या बोलता है? कॉलरस लॉ पढ़ लो एक बार। कॉलरस लॉ ने क्या बोला था? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट can be expressed as the contribution from its individual cations and anions। तो कॉलरस लॉ क्या बोल रहा है? At infinite dilution, पहला बात, at infinite dilution the molar conductivity, at infinite dilution the molar conductivity, है ना। लैम्डा में क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, molar conductivity of an electrolyte can be expressed as sum of individual ions, मतलब cations और anions, individual ions, cations और anions, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, लिख लो एक बार। at infinite dilution the molar conductivity of an electrolyte can be expressed as the sum of the contributions from its individual cations and anions, ठीक है। अगर मान लो हमें मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl का फाइंड करना है, सपोज कर लो NaCl का फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू कॉलरस लॉ, तो कैसे लिखेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा, NaCl में आयंस क्या क्या है? Na प्लस है और एक आयन है, क्या है? Cl माइनस है, ठीक है। तो इसका मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखने का तरीका होगा लैम्डा इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस हमने लिख दिया, हो गया, ये होगा। यहाँ पे छोटा लैम्डा है, लेकिन जब आयंस को लिखते हैं तो ये बड़ा लैम्डा यूज़ करते हैं। तुमको अगर वो नहीं यूज़ करना है तुम ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली लैम्डा हम बड़ा वाला यूज़ करते हैं जब आयंस के लिए लिखेंगे तब, बट जब मॉलिक्यूल के लिखेंगे तो ये छोटा वाला लैम्डा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें बोलता है फाइंड द मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अकॉर्डिंग टू कॉलरस लॉ, तो एक्सप्रेशन पहले लिखने का तरीका समझो। तो कैल्शियम क्लोराइड कैसे, कैल्शियम क्लोराइड में आयंस क्या है पहले ये तो बताओ। कैल्शियम क्लोराइड में Ca2 प्लस है एंड क्लोरीन कितना है? Cl माइनस एंड Cl माइनस, 2Cl माइनस है ना, तो हम लोग उसको Cl माइनस लिखा। तो चलो इसका क्या लिखेंगे? लैम्डा m ऑफ Ca2 प्लस इसका लिख दिया ना। अब इसका क्या लिखेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। इंडिविजुअल आयन, एक एक आयंस का हम लोग सम करेंगे, एक एक आयंस का, जितना सारा आयंस है सबका सम किया हमने। तो जनरली ये 2 है ना, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं लिख करके यहाँ पे 2 कर देते हैं। समझ में आया? जितना नंबर ऑफ कैटायंस होगा, जितना नंबर ऑफ एनायंस होगा, हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अगर जनरलाइज कर देंगे हम लोग, मान लो किसी एक का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है, तो हम लोग न्यू पॉजिटिव जो भी है, जो नंबर है उसको हम लोग n से भी बोल सकते हैं। न्यू की जगह देखो नोट्स में न्यू करके दिया हुआ है ना, वो हम लोग वैसे भी बोल सकते हैं ऑफ लैम्डा m ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ n प्लस मतलब कैटायन, n माइनस मतलब एनायन, लैम्डा m ऑफ एनायन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ये भी दे सकते हैं। ये n प्लस n माइनस क्या है? ये नंबर बता रहा है। जैसे यहाँ पे
2 क्लोराइड आयन था तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अगर मान लो सोडियम 2 होता तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सप्रेशन लिखने का कॉलरस लॉ। और सारे का तुमको न्यूमेरिकल करते वक्त इसमें न्यूमेरिकल आता है, इसका स्टेटमेंट भी आता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा। अच्छा, एक और बात, कॉलरस लॉ है ना, इसमें तुमको मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को ही फाइंड करना होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है, बट उसका डेटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ 2-3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का तुमको वैल्यू दिया हुआ है। तो वीक वाले का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो जो स्ट्रॉन्ग वाला है ना, उसको इस तरह से हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे हमारा वीक